हेलो। जी जी, अब हम स्टार्ट करने लगे। मैं फेसबुक पे लाइव जा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी पार्टिसिपेंट्स आए नहीं है। पार्टिसिपेंट नहीं आए अभी। पार्टिसिपेंट फेसबुक पे आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे। हम अपने टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट फैसल साहब, मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ बस। वो फेसबुक लाइव हो जाए बस। आ, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मोहम्मद फैसल मकसूद साहब, लकी सीमेंट से सीनियर फाइनेंस मैनेजर हैं। अच्छा, मैं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो अपने प्रोग्राम्स के हवाले से करवा दूं। हम रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम करवा रहे होते हैं 360 डिजिटल आइज के प्लेटफॉर्म से, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से, और 360 सोशल आइज के प्लेटफॉर्म से। तो हमारी तीनों जगह से डिफरेंट सीरियल्स चल रही हैं। तो 360 सोशलाइज से हमने कुछ गेस्ट स्पीकिंग सेशंस कि आजकल के सूरत हाल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर लोगों की लाइफ में क्या मुश्किलात हैं और उनके क्या हल हैं, स्पेशली प्रोफेशनल, वर्किंग और एंटरप्रेन्योरल या बिजनेस माइंडेड लोगों का, जिनकी वर्किंग पोजीशन पहले से कुछ ना कुछ थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद उनके साथ उन्हें चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। डे बाय डे एक नया चैलेंज उनकी लाइफ के अंदर खड़ा होता है, और उन चैलेंज का सलूशन क्या है। तो आज हमने इस चैलेंज के लिए एक खास टॉपिक रखा है, क्योंकि हमारे यूथ यूनिवर्सिटी की हमारे ग्रेजुएट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको जॉब्स की तरफ जाता है, और फिर हमारे रेगुलर लोग भी उनको, जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं या दूसरी जगह उनको पार्टिसिपेट करना है, तो या दूसरी कंपनी में, इंडस्ट्री में जाना है उनको रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनको सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ईज आ जॉब इंटरव्यू। तो इसके बारे में फैसल मकसूद साहब आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम पूरी डिटेल से सैर हासिल गुफ्तागू करेंगे। फैसल मकसूद साहब की तरफ जाएंगे बगैर किसी ताखिर के। अस्सलाम वालेकुम फैसल मकसूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो प्रोडक्शन पे शुक्रिया। अ, तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम वालेकुम, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं सेफ होंगे अपने घर में या जहां भी आप मौजूद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एस अ जॉब इंटरव्यू। बेसिकली आज जो है हम इस बात के ऊपर जाएंगे कि हम देखें, होता ये है कि जब हमारे स्टूडेंट्स या यूथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और बाज औकात वो जो हैं उनकी नजर में इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको वो रिस्पांस नहीं आता जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम इस छोटे से सेशन में इस बात को देखेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको कि आप यूटिलाइज करने के बाद एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप इंटरव्यू में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये जो इंटरव्यूज की जो टिप्स हम आपसे आज शेयर करेंगे तो उनका सिर्फ एक ही उनको आपको प्रैक्टिस करने की बहुत कम जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब इंटरव्यू में इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी,
सबसे पहले हम सेशन के रूल्स देख लेते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जो हैं अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर लें। इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं और होंगे इंशाल्लाह, और तमाम जो क्वेश्चंस है वो हम एट द एंड जो है इंशाल्लाह उनका हम आंसर करने की पूरी कोशिश होगी। आप इस दौरान अपने तमाम क्वेश्चंस को जो है चैट ऑप्शन के अंदर आप नोट डाउन करवा सकते हैं और हम उनका आंसर जो है सेशन के बाद कर देंगे। रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की कोशिश करें, जब एक बात कर रहा हो तो दूसरा उसमें बात ना करे ताकि तमाम लोगों की बात सुनी जाए और समझी जाए। और तीसरी चीज ये है कि इसको हमने सेशन को एंजॉय करना है ताकि हम यहाँ से कुछ अंडरस्टैंड करके और कुछ चीज इंशाल्लाह सीख कर उठें जो हमारे लिए जो है कामयाब साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं, मजीद आगे जाते हैं। तो ओवरव्यू क्या है, कौन कौन से जो है हम आज टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें नंबर 1 है कि इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज द इंटरव्यू, और जॉब इंटरव्यू क्या है, टू बी मोर स्पेसिफिक। फिर हमारे पास है कि जॉब इंटरव्यू क्यों नेसेसरी है, क्यों जॉब इंटरव्यू जो है ना उसको कंपनीज कंडक्ट क्या में करवाती हैं। फिर आता है प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज की जो है प्रिपरेशन करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। कुछ जनरल टिप्स हम देखेंगे कि जो कि हमें करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। फिर इंटरव्यू के दौरान यानी इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें सामने आती हैं, क्या क्या चीजें उसमें क्या नाम है उसके अंदर डिस्कस होती हैं, वो हम जाके देखेंगे। कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर स्टार अप्रोच एक अप्रोच है जिसकी मदद से हम जो है कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश इसमें करेंगे, देखेंगे स्टार अप्रोच क्या है जिससे हम अपने इंटरव्यूज को कामयाब बना सकते हैं। फिर हमारे आंसर्स क्या होने चाहिए उन क्वेश्चंस के जवाब में, हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए इंटरव्यू के बाद। ये बहुत एक अहम इसमें एक चीज है कि इंटरव्यू के बाद हम भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ। फिर है डीलिंग विद नर्व्स। जारी बात है कि तमाम लोग जो हैं अपने इंटरव्यूज जब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, इंटरव्यू के दौरान जो है वो नर्वस होते हैं। तो कैसे जो है हम उन नर्व्स पे काबू, उन पे कैसी कौन सी ट्रिक्स करें कि उन पे हम काबू पा लें ताकि हम ज्यादा नर्वस ना हो और उन पे हम ज्यादा नर्वसनेस को शो ना करें इंटरव्यू के दौरान। सबसे अहम बात यह है। फिर ये है कि कौन सी स्किल्स जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो देखना चाहते हैं अपने पोटेंशियल कैंडिडेट में, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि होनी चाहिए आपके अंदर, और कौन सी चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू को खराब कर सकती हैं। और फिर ये है कि हम इंटरव्यू को क्लोज कैसे करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने एग्जाम के इंटरव्यू, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज इंशाल्लाह इस सेशन के बाद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कर लें कि हम इंटरव्यूज की तैयारी के दौरान और इंटरव्यू के दौरान जो है हम बहुत ही कूल और काम और कॉन्फिडेंट होकर ये सारा काम जो है अपना सारा इंटरव्यू दें ताकि जो है एम्प्लॉयर जो है उसकी नजर में आपका एक इमेज बने और इंटरव्यू का एक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू का जायजा लें तो इंटरव्यू की सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग विद एन ऑब्जेक्टिव। यानी ये एक यूं समझे एक मीटिंग है जिसमें दो लोग आपस में मिलते हैं जिनका एक मकसद होता है। वो मकसद तो कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के बारे में जानना हो सकता है, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना हो सकता है, एक दूसरे से हमने कोई काम करवाना हो तो वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये एक जनरल इसकी एक डेफिनेशन है। अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि जॉब इंटरव्यू क्या है, तो जॉब इंटरव्यू असल में आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को एक तरह से सेल करते हैं अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को। यानी आप उनको बता रहे होते हैं कि जी मुझ में क्या एबिलिटीज हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और मैं ही वो बंदा हूं जो कि आपको ये जॉब करने के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जो है पोजीशन के बारे में भी सवालात आप भी कर सकते हैं और आपको मालूम होता है कि कंपनी के पास क्या है, उसकी पोजीशन किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है और क्या आप लॉन्ग टर्म उसके अंदर उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं।
और आपको ये साबित करना होता है इस इंटरव्यू के दौरान कि आप ही सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आप ही हैं। तो उम्मीद है कि आपको मालूम हो गया कि इंटरव्यू से क्या मुराद है और जॉब इंटरव्यू में हमें क्या चीजें या जॉब इंटरव्यू की क्या डेफिनेशन है, उसका मतलब क्या है। बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वाई इज अ जॉब इंटरव्यू नेसेसरी? क्यों जॉब इंटरव्यू नेसेसरी है? ये सबके जहन में सवाल होता है। देखें, जॉब इंटरव्यू का मेन मकसद क्या है? आपको पता है कि जब एक पोजीशन एडवर्टाइज होती है तो उसके लिए हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स जो है लोग लाइन में होते हैं, जो कि उसी पोजीशन के लिए जिन्होंने अप्लाई ऑलरेडी करा हुआ है। तो आपके अंदर अब जॉब इंटरव्यू बेसिकली क्या नाम है, जॉब इंटरव्यू क्या करता है? वो एक तरह से स्क्रीन आउट करता है कि आप में और उन लोगों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि जो आपको उस हुजूम से और उस क्राउड से अलहदा करता है। यानी आप में ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं कि जो कि उस लॉट में नहीं है, जो कि आगे ही उस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर चुका है। तो जॉब इंटरव्यू बेसिकली क्या करता है? एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सूटेबल कैंडिडेट जो है वो एक क्राउड से अलग, ये सिलेक्शन उसकी हो जाती है। इंटरव्यूअर बेसिकली इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है कैंडिडेट के बारे में। किस चीज का इंफॉर्मेशन उसे चाहिए? उसकी स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन की। अहम चीज क्या है? कैन यू परफॉर्म द जॉब? क्या आप ये जॉब वाकई कर सकते हैं कि नहीं? आपके अंदर क्या स्किल्स, एबिलिटीज हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैच करती हैं कि नहीं? फिर आपका एटीट्यूड, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। अगर आपको ये जॉब ऑफर हो भी जाए तो क्या ये आप जॉब अपनी पूरी मेहनत और मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करेंगे कि नहीं? और तीसरी चीज क्या है? पर्सनैलिटी, कि क्या आपकी पर्सनैलिटी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो सकती है कि नहीं? क्या इस काबिल है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें? इसके अंदर बेसिकली एक कैंडिडेट की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, जिसमें एक इंटरव्यूअर जो है अंदाजा लगाता है कि इसकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा मोस्ट नेसेसरी स्किल्स हैं। ये स्किल्स उस वक्त भी सामने आती हैं जब अपना रिज्यूमे आपने वहां भेजा होता है या अपना सीवी जब आप भिजवाते हैं जॉब एप्लीकेशन के साथ। लेकिन जब आप एक पर्सनल मीटिंग होती है फेस टू फेस, तो उसमें वो जो स्किल्स हैं वो आपकी प्रैक्टिकल एक तरह से एग्जांपल उनके सामने आ जाता है कि आइदर जो आपने अपने सीवी या रिज्यूमे में जो स्किल्स जिनके बारे में आपने अनाउंसमेंट किया या जो स्किल्स आपने लिखी हैं वो स्किल्स वाकई आपके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाती हैं कि पर्सनली आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो हम आगे जाके देखेंगे कि जो कि आपको एक सूटेबल कैंडिडेट साबित उस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट साबित करें। और क्या आपकी जो स्पीकिंग पावर है, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर इंग्लिश होता है, तो क्या आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे आपकी कैसी कमांड है? अगर आपने लिखा है कि गुड है, एक्सीलेंट है, तो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं? फिर इससे आपको यह मौका मिलता है जॉब इंटरव्यूअर को कि जो पोटेंशियल जो जॉब कैंडिडेट्स हैं उनको यह मालूम होता है कि एम्प्लॉयर को असल में क्या चीज चाहिए। इसके अंदर जब आप जो है अपने हिस्ट्री के ऊपर आप फोकस बिल्कुल मत करें, बल्कि स्किल्स के ऊपर फोकस करें। यानी आप जो है सिर्फ ये ना बताएं कि भाई आपने ये किया ये किया, नहीं, ये चीजें ऑलरेडी आपके रिज्यूमे में लिखी हुई है। आपने उसको ये बताना है कि आप में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, और ये स्किल्स जो है जो जॉब आपने एडवर्टाइज की है, इस स्किल्स के लिहाज से मैं उस जॉब के जो है प्रोफाइल के ऊपर पूरा उतरता हूं। लिहाजा आपका पूरा फोकस स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी आप पहले ही नहीं उसमें इस चीज के ऊपर आ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, बल्कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, वो अचीवमेंट इस काबिल हैं कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो है अपनी जॉब में आगे जाके फुलफिल हो सकें, जो कि जॉब की असल में रिक्वायरमेंट है। फिर
इस दौरान सेल्फ केयर में प्रमोशन, देखें इंटरव्यू जो है वो एक तरह से सेल्फ आपकी प्रमोशन है। आपने अपने जो है आपने स्ट्रॉन्ग आपके पॉइंट्स हैं वो आपने एक एम्प्लॉय के सामने लेके आने। जैसा कि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू बेसिकली क्या है, वो एक स्क्रीनिंग का एक ऐसा क्या ना प्रोसेस है जो आप उस क्राउड से अलग क्या नाम है करता है। तो वो चीज जो है उसके लिए सेल्फ जो है प्रमोशन जो है वो लाजमी है कि आप में अंदर होनी चाहिए। आप इस काबिल हो कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो एम्प्लॉयर को बताएं। जैसा कि मैंने कहा, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपने स्किल्स के ऊपर और अपने अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। फिर हमेशा याद रखें, आपके रिज्यूमे की वजह से आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जॉब जब एडवर्टाइज होती है तो जॉब एप्लीकेशन के साथ आपका रिज्यूमे जाता है। वो रिज्यूमे की बेस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और आप इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन रिज्यूमे से आपको जॉब नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो इंटरव्यू की कोई क्या जरूरत नहीं थी, बल्कि ये सारा काम आपने खुद करना है। आपने अपने रिज्यूमे फैसल मकसूद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका शायद थोड़ा सा नेट में कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई है या कुछ टेक्निकल इश्यूज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फैसल मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ हमारे चीफ गेस्ट स्पीकर की साइड पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं इंटरनेट की वजह से। आबद साहब हैं हमारे साथ, माशाल्लाह बिजनेस एक्सपर्ट हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज हैं इनके पास। और हमारे साथ हैं मोहम्मद सदीक बख्शी साहब हैं, यहाँ फेसबुक लाइव पे हैं हमारे पास। चौधरी अशरफ साहब, आप सबको वेलकम, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम कहते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर भी आ चुके हैं दोबारा से लाइन पे। आई होप कि हम कुछ सेकंड के अंदर स्टार्ट कर सकें प्रोग्राम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी कनेक्शन से। अब हम दोबारा इंशाल्लाह ट्रांसमिशन का हमारा खत्म हुआ। जी, प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए फैसल साहब।
जी, तो इससे पहले जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था कि जॉब इंटरव्यू जो है वो क्यों लाजमी है, क्यों नेसेसरी है, जिसमें हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और आपने बेसिकली इंटरव्यू में आपको उन सब से अलग साबित करना है। फिर हमने ये देखा था कि उसके अंदर बेसिकली इंटरव्यूअर आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, किस चीज के बारे में, आपकी स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी एटीट्यूड, इंटरेस्ट और मोटिवेशन के बारे में। कि भाई सबसे पहला तो सबसे अहम सवाल ये, क्या वाकई ये जॉब परफॉर्म आपसे हो सकती है कि नहीं। दूसरी चीज, क्या वाकई आप ये जॉब करना चाहते हैं। तीसरी चीज, क्या आपकी पर्सनैलिटी, क्या आपकी पर्सनैलिटी जॉब प्रोफाइल के लिहाज से मैच करती है कि नहीं। और इससे कैंडिडेट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स का अंदाजा होता है। कैंडिडेट्स को मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो क्या चीज देख रहा है। वो बेसिकली आपकी स्किल्स और अचीवमेंट्स को देखता है। वो ये नहीं देखता कि पास्ट में आपने क्या हिस्ट्री थी, आपने आपकी बेसिकली स्किल्स क्या है और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। और उसके लिए आप सेल्फ प्रमोशन भी आपके लिए लाजमी होता है इंटरव्यू के दौरान। इसमें अपने स्ट्रॉन्ग, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आपने लाना है किसके सामने, अपने एम्प्लॉयर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, ताकि वो आप इस बात को साबित हो सके कि आप ही बेस्ट कैंडिडेट हैं। हमने कहा इसके लिए आप लाजमन आपको जो चीज याद रखनी चाहिए वो ये कि आपके रिज्यूमे से आप इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन रिज्यूमे से आपको जॉब नहीं मिलती, बल्कि आपको ये सब कुछ खुद करना होगा। अब हम आते हैं कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल प्रेजेंटेशन है। तो लाजमी बात यह है कि बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग और अटायर की जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इस वजह से फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी इंटरव्यू से पहले ही उनकी रिजेक्शन जो है वो एक तरह से 100% उसमें कंफर्म होती है। तो ये लाजमी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप जो हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस एक लिहाज से प्रेजेंटेबल हो और वेल क्या नाम है ग्रूम्ड हो। आपके क्लोथ्स जो हैं, आपके कपड़े साफ होने चाहिए, इस्त्री होने चाहिए, आयरनड होने चाहिए। आप जो है आप घर से वॉशअप होके जाएं, आपके बाल साफ होने चाहिए। आप जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव परफ्यूम इस्तेमाल ना करें, बल्कि मॉडरेट उसमें परफ्यूम इस्तेमाल करें। आपसे सिगरेट या अल्कोहल की या कोई और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू लंच के बाद हो और आप जो है लंच के बाद आपने कोई ऐसी चीज लंच के अंदर इस्तेमाल कर ली हो जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आ जाए। तो इसको आपको ख्याल रखना है कि आप माउथ फ्रेशनर आपके पास होना चाहिए ताकि वो स्मेल जो है वो महसूस ना हो। और अगर आपके पास और अगर आपकी फेशियल हेयर है, यानी आपकी आपकी वो दाढ़ी वगैरह है, तो वो जो है वेल ग्रूम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल से बताया गया है कि बिजनेस अटायर क्या होता है और जो नॉन बिजनेस अटायर है, जो कि एक तरह से ये कैजुअल अटायर कहते हैं, वो एक इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज है ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपको इंटरव्यू के अंदर एक तरह से फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में एक इंटरव्यूअर के सामने क्रिएट करती है। अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी तो यूं समझें कि इंटरव्यू से पहले ही या आपके कुछ बोलने से पहले ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ाते हैं बात। इसी के हम एक और मिसाल लेते हैं। आप किसको हायर करना चाहेंगे? इन साहब को, जिनके हुलिये से नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा ऑर्डर में काम करते हैं या वो कितने डिसिप्लिन हैं या कितने सीरियस हैं बेसिकली अपनी जॉब से, या इन साहब को? तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन कि इंटरव्यूअर जो है वो आपके बारे में अंदाजा लगा लेता है। फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से क्रिएट होता है जब आप रूम के अंदर दाखिल होते हैं। तो लिहाजा लाजमी है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में आपको तवज्जो होनी चाहिए। और मैं इसमें एक बहुत अहम बात बताता हूं लोगों को कि भाई देखें, ये चीज अगर हमारे यहाँ 100% में से 90% स्टूडेंट्स या यूथ ऐसे होती है जिनको ऐसी क्लोथिंग की आदत नहीं है, जिसे हम बेसिकली एक तरह से फॉर्मल अटायर का नाम देते हैं। वो इसलिए कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या अपनी कॉलेजेस में जाते हैं तो जिस हुलिये में वो अमूमन रात को सोते हैं उसी में चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जो है वो जो एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि लोग पान, गुटखा, सिगरेट, आजादाना इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, और क्लास में भी ये सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा होता है।
तो मेरी इन सब से मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूं कि मेरे भाई, आप लोग अगर अपनी इस आदत को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही खत्म कर दें और कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप अपना एक तरह से ऑफिस जो है वो उसको आप ऑफिस का इमेज रखें कि वो आपकी कॉलेज नहीं है, वो आपका ऑफिस है, और आप रोजाना 9 to 5 या 9 to 6 जो है आप एक तरह से ऑफिस जा रहे हैं, और लिहाजा जो अटायर आप ऑफिस पहन के जाएंगे वही अटायर आपको कॉलेज भी पहन के जाना चाहिए। तो यूं समझें तो फिर इससे एक फायदा ये होगा कि कम से कम जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना होगा, और आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है और जो आपकी जो आदत है जिसकी वजह से आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप जो है अपना एक इंप्रेशन क्रिएट कर लें, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया। तो ये एडवाइस अगर मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हजरात, अगर वो फॉलो क्या नाम करते रहें तो मेरे ख्याल में उनको काफी हद तक वो अपने फिजिकल अपीयरेंस के मामले में अपने आप को फिट साबित कर देंगे। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है? मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जॉब इंटरव्यू की क्या है कि जॉब इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ये मिसाल तो हर एक को मालूम है कि हाफ ग्लास और हाफ एम्प्टी वाली, कि अगर एक ग्लास हाफ फुल है और हाफ एम्प्टी है तो आपके लिहाज से आप उसको कैसे परसीव करते हैं? क्या आप पहले हाफ फुल को देखेंगे या हाफ एम्प्टी को देखेंगे? ठीक है ना, आपकी नजर में अगर वो हाफ फुल है तो इसका मतलब है आप क्या ना विनर हैं। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास अवेलेबल है उसको जहन में रखना चाहिए, और अपनी अचीवमेंट्स को जहन में रखना चाहिए, अपनी स्किल्स को जहन में रखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मैं इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफिल बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको फुलफिल कर सकता हूं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको एक जॉब इंटरव्यू की सक्सेसफुल की सबसे अहम एक तरह से टिप होती है। ठीक है जी, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है जो कि मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उसको प्ले करें। बेसिकली इंटरव्यू जो है इसके अंदर कुछ जो है टिप्स के बारे में बताया गया है, और ये टिप्स के बारे में बताया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो एडवाइजर हैं, उन्होंने इसके बारे में जो है बताया है कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे हम एक सक्सेसफुल इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू सक्सेसफुल हमारा हो सकता है। ओवर टू यू मिस्टर बाबा। फैसल साहब, आप मुझे सुन रहे होंगे आई होप। फैसल साहब, जी हमारे एक पार्टिसिपेंट की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि अगर कोई इस वक्त दो तरह के एनवायरनमेंट ज़्यादातर चल रहे हैं, और एनवायरनमेंट वो ये है कि एक तो जिस तरह आपने बताया प्रॉपर वही कारपोरेट के अंदर जो है एनवायरनमेंट चल रहा होता है, तो उसका वो चली होती है। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ भी आजकल है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या नई emerging entrepreneurs हैं या ऑर्गेनाइजेशन वो इस चीज़ In को order to कैजुअल ड्रेस prepare को for an interview, it's important to research in 3 areas. आप First, जरा ये वीडियो प्लीज क्लोज करेंगे ताकि मैं आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियरली उसको पूछ सकूं। basically a summary of your qualifications. अच्छा, तो हम बेसिकली यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल कैजुअल ड्रेस को या उनका फॉर्मल काम से हट के है, थोड़ा सा फॉर्मल चीज़ों से नहीं होता, यानी कि फार्मल को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, और दूसरी साइड है जो बिल्कुल कारपोरेट कल्चर है, प्रोफेशनल तरीके से वो कैजुअल ड्रेसिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते। इनमें हम डिफरेंस किस तरह से करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम आगे जाके कुछ टिप्स देखेंगे मजीद। ये जो आपका जो सवाल है कि क्या वो एंटरप्रेन्योर है या वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो ये आप पहले रिसर्च करके जाते हैं कि वो जहां आप इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं वो किस तरह की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा उसके लिहाज से आपको ड्रेस कोड करना चाहिए। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक तरह से फॉर्मल अटायर या नेक टाई या कोट या सूटिंग हर जगह आप इस पहन के जाएं। तो उस स्लाइड को बताने का मकसद ये था कि आप जहां पे इंटरव्यू के लिए जाएं आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक तरह से प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्रेस कोड या ड्रेस जो वहाँ पे कल्चर है उसके लिहाज से मैच करना चाहिए। लेकिन एक बात जो कि सब में एक चीज है कि आपके कपड़े साफ होने चाहिए,
एक चीज तो आप अग्री होगी ना कि कपड़े साफ होने चाहिए, आपको वॉशअप होके जाना चाहिए। सारी बात है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या एक स्मॉल साइज बिजनेस इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वहां पर गंदे कपड़े पहनकर और उसी लिए में जाना चाहेंगे जिसमें आप ऑलरेडी घर में रहते हैं। तो लिहाजा जो है, आप जहां पे इंटरव्यू लिए जाएं तो वहां पे आप पहले रिसर्च करके जाएं कि वहां का ड्रेस कोड क्या है। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह जब हम टिप्स के अंदर आएंगे, मजीद उसमें गहराई में जाएंगे तो वहां भी इस चीज को हम देखेंगे कि कैसे हम इसको देखते हैं। लेकिन वट एवर द केस मे बी, यू मस्ट बी वेल ग्रूम्ड। आप लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, और चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ, उसकी जो ड्रेस की जो स्पेसिफिकेशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से चेंज हो सकती है, बट जो जनरल टिप है वो तो यही है कि साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और आपको वॉशअप होके न जाना चाहिए, और आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। थैंक ये यू। तरह से एक जनरल रूल है जो कि आपको हर जगह आपने फॉलो करना है। आई होप ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। जी थैंक यू। आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स का क्लियर हो गया होगा, आंसर उनको मिल गया होगा। अगर वो मज़ीद पूछना चाहते हैं तो दोबारा से टेक्स्ट कर सकते हैं। Qualifications, your relevant qualifications. You want to ask yourself how you can meet the employer's needs, what you bring to the table, and how you can add value. Then you also want to make sure that you research the position. You want to have a clear understanding of what an XYZ does. Okay? Again, meeting the needs of the position. You also want to research the employer. So they might say, why do you want to work for us? What do you know about us? So who's the CEO, history, products, services, competitors, etc. And then finally, I would say that you want to research the industry as well. So you, the position, the organization, and the industry. You want to make sure that you've prepared a series of short, relevant stories, okay, about yourself. It's something called the show and tell method. So you don't just want to say, like, these are my skills. You want to be able to demonstrate, to have short, relevant stories that have a beginning, a middle, and an end. I would recommend that you practice. At the very least, lock yourself in a room with a mirror and practice responses to commonly asked questions. You don't want to script it. You're not an actress. You want it to be conversational, but you want to hear yourself say these responses out loud. And if possible, I would recommend that you set up a mock interview with a professional career counselor. You want to make sure that you arrive on time. I generally say arrive 30 minutes in the vicinity, but about 10 to 15 minutes to announce yourself in the reception area. Then once you meet your interviewer, first impressions matter, and studies say it takes about 7 seconds. A prospective employer is immediately sizing you up. He or she is deciding, do they like you? Are you intelligent? Are you kind? Okay. You want to have good eye contact. You want to have a nice, strong handshake. And you basically want to be positive, confident, and upbeat. So watch your energy level. You want to be authentic and genuine, but most people need to turn up the volume slightly. There are basically 3 types of interviews. Some common interviews are now behavioral interviews. They begin with questions like, tell me about a time when. Tell me about a time when you were in a team and things went really well or things didn't go so well. You might have a technical interview. This might be perhaps you're going for a software engineering position. You might walk into the interview and they say, don't sit down, and they direct you to a whiteboard, give you a marker, and they want you to solve some algorithms. Perhaps you will have a case interview if you're interviewing with consulting firms, so you want to be well prepared for those in terms of practicing case questions. Telephone and Skype interviews are becoming more and more common, particularly for initial interviews. With a telephone interview, if you can get a landline, that's best. If not, make sure everything is charged up. You also want to make sure that you're in a quiet environment and that no one is going to disturb you. So the advantage is you don't have to worry about what you're wearing or what you look like, and you can have lots of notes, but you want to be organized. You want to make sure that you pace yourself, the tone, your articulation, that the energy comes forth within the telephone call. With a Skype interview, again, you want to test your equipment, make sure everything is working
properly. You need to think about what you're wearing because you're going to be on camera. Have something colorful. Watch the whites, the blacks, the patterns, etc. Watch the lighting in terms of like fluorescent lighting with a Skype interview. And even though it might be your natural inclination to look at the screen, it's important to look at the camera. That's how you'll be making eye contact. And then finally, with a Skype interview, I would watch your background. Be very much aware of your background. So at the end of the interview, I would recommend that you establish next steps. Some employers will tell you what the next steps are, but if they don't, it's perfectly fine to ask what are the next steps. I would also recommend that you have a closing statement at the end of the interview to let the interviewer know that you're very interested in the position and why you would be a great fit and match. Then in terms of once the interview is over, of course you want to send some type of thank you. It's probably going to be an email, but depending upon your audience, could be a short thank you note. In your thank you, you want to make sure, of course, that you thank the interviewer for their time, but also it's an opportunity to reiterate your interests and your qualifications. And I recommend that you send the thank you within 24 to 48 hours. Thank you. जी, उम्मीद है कि इस शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंगली हम भी बहुत सारे ऐसी ही चीज़ें अपने आगे स्लाइड्स के अंदर जो है हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होंगे इस प्रेजेंटेशन में या इस वीडियो में जिसका जिक्र हुआ, वही हम आगे जाके भी हम उसको ज़रा इलेबोरेट उसमें देखेंगे, जो कि अभी इन खातून ने जो हमें बातें बताई, जो उन्होंने टिप्स बताई। आई होप कि आप जो है उनको फ़ायदा हुआ होगा और आपने उसको नोट करने कर लिया होगा। इसको मजीद हम आगे देखते हैं अपनी उसमें अपनी प्रेजेंटेशन में। जी बाबर, तो अगर आप दोबारा मुझे अगर हैंड ओवर कर दें ताकि फिर मैं ठीक है जी, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंटरव्यूज के लिए हम आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। फैसल साहब प्लीज आप दोबारा से प्रेजेंटेशन को शेयर कीजिएगा, रीशेयर करने के लिए। जी अब सही है? नहीं अभी नहीं है, दोबारा से आप शेयर करेंगे। जी अब आ गए। जी उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इसी वीडियो की कुछ बातें जो हम अपनी इस प्रेजेंटेशन भी आगे जाके देखते हैं। जी अब हम आते हैं कि इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो चीज देखते हैं वो क्या है, अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और क्या में क्वालिटीज का रिव्यू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे जो मेरे ख्याल में जो आधे से ज्यादा जो हमारी यूथ, जो यंग जनरेशन है, वो अमूमन जो है अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते बिफोर द इंटरव्यू, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं होते। ये बहुत अहम बात है कि आप जॉब की रिक्वायरमेंट्स को जो है अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस से मैच करें और अपना जायजा लें कि वाकई इफ यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट। लेकिन इंटरव्यू से पहले ही आप अपना एक तरह से जब रिव्यू करते हैं तो आप अपने आप को खुद ही सिलेक्शन के उस सिलेक्शन बेसिस के ऊपर लेके आ जाते हैं वेदर यू आर फिट और नॉट फॉर दिस जॉब। एम्प्लॉयज तो बाद में आएंगे, पहले अपना रिव्यू खुद करें कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप उस जॉब इंटरव्यू जिसके लिए आप जा रहे हैं, आप वो जॉब जो है उसके जॉब आपकी स्किल्स को मैच करती है, उसका जॉब जो प्रोफाइल है, जो जॉब उसकी जो मिक्स है वो आपकी स्किल्स के साथ मैच करती है कि नहीं। उसके लिए आप क्या चीज करते हैं, उसके लिए आप अपना जो है अपने जो है सीवी को देखते हैं। ये बहुत अहम है कि अपने जो आपका जो सीवी है वो अपडेटेड सीवी होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए अहम है कि जब आप जॉब के लिए अमूमन अप्लाई करते हैं और जॉब इंटरव्यू जब आपको बुलाया जाता है तो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है, एक इसमें टाइमिंग डिफरेंस आता है जो कि 2 महीने भी हो सकता है और 6 महीने भी हो सकता है बॉस केसेस में। लिहाजा उस वक्त तक आपका सीवी अपडेट हो चुका होता है उस लिहाज से कि जो रिज्यूमे आपने भेजा था। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल क्या है कि जब आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ अपना सीवी भेजा था उस वक्त आप अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर अपेयर हुए थे, तो आपने उसके अंदर लिखा था कि रिजल्ट्स अवेटेड। और अब जब आपको जॉब इंटरव्यू के लिए असल में बुलाया गया तो उस वक्त आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, अब आप
अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो चुके हैं। लिहाजा ये चीज मेंशन हो जानी चाहिए कि अब आप उसमें क्वालिफाइड हो गए। ऐसा ना हो कि अभी भी वही चीज लिखी आ रही हो कि अपेयर्ड फॉर द एग्जाम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। इससे एक बैड इंप्रेशन आएगा कि आपने जो है अपनी सीवी वगैरह तो अपडेट नहीं किया, और जो है आप अपनी चीजें अपडेट नहीं क्या नाम है करते। तो आप अपने जो है सीवीज के अंदर स्किल्स को, एक्सपीरियंसेस को और अपनी क्वालिटीज को अपडेट आपको करना चाहिए इंटरव्यू से पहले, जाने से पहले। फिर आप जो है एंटिसिपेट करें, जैसा कि उस वीडियो में भी बात हुई कि आप एंटिसिपेट करें कि आपसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स आपके जहन में पहले से होने चाहिए। अब ये चीज कहां से आएगी? ये ऐसी आएगी कि जब भी जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है तो जॉब के साथ अमूमन जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र होता है कि जो फला जो क्या कैंडिडेट है उसमें ये चीजें होनी चाहिए और ये जो जॉब है इसमें ये काम करने। तो उस लिहाज से क्वेश्चंस जो हैं वो आप पहले से आपके जहन में होने चाहिए, या आप उनको कहीं पे नोट करके उन क्वेश्चंस को आप रिपीट करें और एग्जांपल्स को भी अपने जहन में रखें, ताकि जब वो क्वेश्चन एक्चुअली आपसे हो तो उस वक्त आप किसी किस्म की घबराहट ना हो आपको। फिर आप अपने प्रिपेयर की सेलिंग पॉइंट्स। अब इसके अंदर जब आप अपनी डेफिनेशन में गए थे जॉब इंटरव्यू के, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योर सेल्फ। आप बेसिकली अपने आप को वहां पे सेल करने गए। आप एक तरह से प्रोडक्ट हैं, अपने आप को एज अ प्रोडक्ट आप उसमें तस्वुर करें कि अगर आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचने मार्केट में जाते हैं तो उसके कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हो होते हैं जो आप उसमें मेंशन करते हैं, यानी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वो आप जो है अपने जहन में आपको रखना है। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करना है जहां पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं। कहां से रिसर्च करेंगे? उसके वेबसाइट से, रिपोर्ट से, आर्टिकल से। आजकल हर कंपनी, हर जॉब, हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, लिहाजा उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला आपको सामने नहीं आएगा। फिर जो है आपने क्या करना है, अगर वहां से आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आप जो है आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस सेक्टर के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी है, उस सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वहां कोई ऐसे आपके पास कॉन्टेक्ट होने चाहिए, आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए कि जहां से आप जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके कि उस सेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है उस वक्त। फिर इसके अलावा हर कंपनी के बारे में प्रेस में आए दिन खबरें आती हैं। जो बिजनेस सेक्शन होता है उसको आप अच्छी तरह के नाम में उसको रीड करें ताकि अंदाजा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कौन कौन सी जो है लेटेस्ट जो है अपडेट्स जो है वो कौन कौन सी थी। फिर आप जो है वहां पर्सनल विजिट भी हो सकती है, आप वहां जा भी सकते हैं, और एक टेलीफोन कॉल करके भी आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। हमारे अमूमन ये चीज इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो ऊपर की जो तीन पॉइंट्स वो ज्यादा उसमें कॉमन होते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में अमूमन कैंडिडेट जो है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आप पर्सनल विजिट पे जाते भी हैं तो देयर इज नो हार्म। फिर आप क्या करते हैं, एक तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च किया, फिर आपने जॉब को रिसर्च किया। इसका मतलब क्या है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के को अच्छी तरह उसको आप ओवर एंड अगेन उसको रिपीट करें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उस जॉब एडवर्टाइजमेंट में लिखी होती है। फिर आप जो है करंट इश्यूज क्या है उस जॉब के लिहाज से, यानी जिस काम के लिए वो इंटरव्यू के लिए आपको उन्होंने क्या बुलाया है उसमें क्या इश्यूज हैं जो कि अभी फेस कर रही है, जो कि अभी कंपनी फेस कर रही है, या उस जॉब की क्या वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। फिर अपने सवालात भी आप उसमें प्रिपेयर करें जो आप अपने एम्प्लॉय से कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जो हम आगे जाके देखेंगे। और सबसे अहम चीज ये है कि इन सब चीजों की आप प्रैक्टिस करें, जैसा कि उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मॉक इंटरव्यूज हैं, या आप जो क्या नाम है मिरर के सामने जो है प्रैक्टिस हो सकती है, या फिर अपने दोस्त के साथ आप जो है मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट हो सकते हैं, जिसमें आप इसकी प्रैक्टिस आप आसानी से हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ जनरल टिप्स देखते हैं बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आप अगर एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर बेसिकली क्या चीजें हो कि आपके पास नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड योर कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, रेज्यूमे की कॉपी होनी चाहिए, रेफरेंस शीट, पेपर एंड पेन। इन केस अगर वो कोई एग्जांपल आपसे
राइट करने को इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, उसको राइट करके आप क्या हमें दिखाएंगे या कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उसको देंगे, तो उसके लिए पेपर एंड पेन अगर आपके पास हो तो आप पहले से समझ लें कि यू आर वेल कैन बी प्रिपेयर्ड। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो अपने छोटे छोटे आप अपने पास क्वेश्चंस बना लें, पॉइंट्स बना लें, ठीक है ना। फिर आप जो है अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अगर एप्लीकेबल है, यानी अगर फॉर एग्जांपल वो जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि अपना पोर्टफोलियो लेकर आए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे हम इसमें बोल सकते हैं या कोई ऐसे अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स, तो वो भी आप उसमें रख सकते हैं। फिर क्या है कि सबसे अहम बात जो उस प्रेजेंटेशन में भी हमने देखी थी, उस वीडियो में जो हमें बताई गई थी कि ये आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वो जगह जहां आपने जाना है वो पहले से आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, वहां का शॉर्टकट क्या है, ताकि उस दिन आप लेट ना हो। ये सबसे अहम बात है। ज्यादातर कैंडिडेट जो है उन्हें मालूम ही नहीं होता हमारे यहाँ कि जिस जगह उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है वो जगह कहाँ पर है, जिसकी वजह से होता है कि वो 95% से ज्यादा जो चांस ये होता है कि इंटरव्यू के दिन लेट जाएंगे, लेट पहुंचेंगे, जिससे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। लिहाजा पहले से आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस इंटरव्यू, जिस ऑफिस में या जिस क्या ना प्रेमिसेस में आपको बुलाया गया है वो जगह कहां पर है, और आपको घर से कितने दिन पहले, कितनी देर पहले जाना होगा, ताकि आप इंटरव्यू साइट के ऊपर, वक्त के ऊपर वहां पे रीच कर जाएं और आप लेट ना हो। ये बहुत लाजमी बात है। तो जैसा कि मैंने कहा, अप्रोप्रिएट बिजनेस अटायर होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि अप्रोप्रिएट बिजनेस अटायर से हमारा मतलब क्या है। फिर ये फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स, नॉट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको बार बार आपके जहन में होना चाहिए कि आपके अचीवमेंट्स कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जैसे आपने अपनी जो की सेलिंग पॉइंट्स की जो हमने बात की थी वो आपके जहन में होने चाहिए। ये बहुत लाजमी चीज है, ताकि उस वक्त जो है आप, क्योंकि आपने क्या करना है, आपको याद रखना है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी उस रेस के अंदर या उस जगह पे ऑलरेडी मौजूद हैं, और आपने उनसे अलग अपने आप को साबित करना है इन ऑर्डर टू गेट द जॉब। फिर यह है कि जब आप अराइव हो तो वहां पर आराम से, सुकून से बैठे, क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए ऑफिस में आते हैं उसी वक्त से यूं समझिए आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त सारी नजरें जो होती हैं उस स्टाफ की आपके ऊपर होती हैं कि ये जो बंदा आया है क्या वाकई इस काबिल। जैसे मैंने आपसे एक स्लाइड में हमने कहा था कि इंटरव्यू क्या दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी, डू यू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जरूरी है कि आप जो है कंपोज हो, सुकून में हो, और उसके लिए लाजमी क्या है कि आप इंटरव्यू में वक्त से पहले पहुंचे, ताकि आप आराम से, सुकून से वहां बैठ के रिलैक्स होकर अपने आप को कंपोज करें, और ये सारी चीजें जो हैं आपके जहन के अंदर आप इनको जो है इनको लेके आ जाए, जो मैंने आपसे कहा कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी अचीवमेंट्स, और उस वक्त होगा जब आप वहां सुकून से होंगे। फिर यह है कि तमाम लोगों को वहां पर फ्रेंडली और प्रोफेशनल मैनर में आप ग्रीट करें, क्योंकि अमूमन ये बात आपको नहीं मालूम होती, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो है, जो इंटरव्यूअर है वो अमूमन अपने स्टाफ से ही मालूम करता है कि ये बंदा जिसका इंटरव्यू किया है ये वैसे ही कैसा था, कि जब ये आया, जब ये बहुत नर्वस था और इसने आते ही जो है क्या कुछ और चीज, कोई ऐसी चीज तो नहीं की जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थी, और क्या इसने आपसे कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे ये मालूम हो कि ये बंदा जो है ये एक तरह से अनक्वालिफाइड है, अनएजुकेटेड है। बाज एजुकेटेड लोग भी हमारे यहाँ ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि अनएजुकेटेड लोगों में भी नहीं करते। तो ये उम्मीद है कि आपको मालूम हो गया होगा कि इंटरव्यू से पहले जो है ये टिप्स जो हैं ये होनी चाहिए, और ये आप जो है इंटरव्यू से पहले अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आपका इंटरव्यू जो है वो एक अच्छा होने की उम्मीद है। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे अहम बात जो हमने की थी कि आपका सीवी अपडेट होना चाहिए, तो उसमें क्विक टिप है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। ये क्विक टिप इसलिए है कि सीवी के बारे में तो अलग बेसिकली वर्कशॉप होस्टिंग है, वर्कशॉप्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल उसको हम क्या नाम कर रहे हैं कि सीवी कैसा होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू ले जाएं। तो बेसिकली जो है उसका लेआउट अच्छा होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो है अगर वो पॉइंट्स की सूरत में हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें बुलेट, उसमें पॉइंट्स होने चाहिए।
इंप्रेशन अच्छा है, सीवी ऐसा होना चाहिए कि उससे इंप्रेशन अच्छा बने, आपकी अगर पिक्चर कोई अच्छी सी है तो वो उस पर आप उसको लगा सकते हैं। फिर जो है उसके अंदर जो है आपकी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट की एक अपडेटेड उसमें समरी होनी चाहिए, और ज्यादा लंबा ना होना चाहिए। कोशिश करें कि 2 पेजेस ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू में अंदर बेसिकली आप अपने बारे में खुद बताने जा रहे हैं। तो अगर आप पैराग्राफ के पैराग्राफ उसमें लिखते जाएंगे तो फिर आपके जाने का कोई ऐसा फायदा नहीं है। इसमें एट अ ग्लांस ही मालूम हो जाए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। एब्रिएशंस यूज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है आपने वहां पे लिखा आई कैप, वहां पे आपने लिखा UOK यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बजाय लिख दिया UOK, तो जाहिर बात है ये एब्रिविएशन हर एक को नहीं मालूम होती। आपने एब्रिविएशन इस्तेमाल नहीं करने अपनी सीवी में। अपनी स्पेलिंग्स आपकी चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, सबसे लेटेस्ट जो है सबसे फर्स्ट पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो क्वालिफिकेशंस के अंदर भी यही ऑर्डर होता है कि सबसे लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसके अलावा जो है आप उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि आपकी जो है वो ये एक्सपीरियंस अगर कोई आपकी टीम वर्क का कोई एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर लिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है टीम में अंदर बखूबी काम कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशंस ना लिखें सीवी में प्लीज, ये सबसे अहम चीज है। लोग अमूमन जो है सीवी के अंदर ही सैलरी एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन सीवी के अंदर कभी भी नहीं लिखा जाना चाहिए। अपनी हॉबीज के आप ब्रीफली कर लें, लेकिन उसमें सोशलाइजिंग का जिक्र खुदा के लिए ना करें। इसका मतलब ये कि आप हर वक्त पार्टीज में जाते रहते हैं। हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। फॉर एग्जांपल, राइटिंग समथिंग या वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज है तो उसका जिक्र होना चाहिए और वो हाईलाइटेड होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि अवॉइड यूजिंग द वर्ड आई। हर जगह आई ना लिखें, बल्कि अचीव्ड फला, अचीव दिस ग्रेट, अचीव दिस ग्रेट। तो ये एक प्रोफेशनल जो है सीवी जो है इस तरह का होता है, जिसके आपको मैंने ये चीज बता दी कि ये चीज होनी चाहिए आपकी सीवी में जो आपके साथ आप देखे जाएंगे फॉर जॉब इंटरव्यू। मजीद आगे बढ़ाते हैं बात को। अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम थोड़ा जिक्र करें। जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो सबसे पहली बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल, अभी आपने कुछ बोला नहीं है, यानी ये वो कम्युनिकेशन स्किल है जो कि बेसिकली आपके जब आप जाएंगे तो वहीं से सामने आ जाएगी। मतलब क्या है कि जब आप जाते हैं तो आप इंटरव्यू को, जब आप, अब हमारा क्या होता है 100% या 99% जो हमारी कैंडिडेट्स हैं वो नॉक किए बगैर ही एंटर हो जाते हैं। तो वहीं से बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है और वहीं से इंटरव्यू या तो शुरू होता है या खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि आप नॉक करके जाएं और आप इंटरव्यू को उसके नाम से, अगर नाम मालूम नहीं है तो आप उनको सर कह सकते हैं, लेकिन उनको एक स्माइल होना चाहिए और डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हो। अगर आप स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, तो स्टैंड स्ट्रेट, स्लाउच नहीं करना चाहिए आपको। डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए और फर्म हैंडशेक होना चाहिए। ये बात हमने उस वीडियो में भी देखी थी कि क्या चीज जो इंपॉर्टेंट टिप थी। फिर ड्रेस फॉर द जॉब और कंपनी, ये जो अभी एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने ये देखा था कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसके लिए क्या क्या ड्रेसअप होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि आपको वेल ग्रूम होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। इट विल डिपेंड ऑन द कंपनी कल्चर एंड द पोजीशन, ये बहुत अहम चीज है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि उस कंपनी का कल्चर क्या है तो फिर आप जो है फोन करके भी मालूम कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले। तो यहीं से आपको मालूम हो जाएगा कि आपने बेस्ट अटायर क्या है इंटरव्यू में जाने के लिए। फिर लिसन, सबसे अहम बात यह है कि आप, क्या मतलब है कि आप अपने इंटरव्यू को आपको कीनली उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए
है कि अपने इंटरव्यू के लिहाज से वही चीज, आप भी वही चीज करें जो वो कर रहा है। मतलब उसका ये है कि जिस स्टाइल के अंदर वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जिस स्टाइल में वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसी स्टाइल में आप उसको आंसर दें। और इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 5 सेकंड फिलर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसके बारे में आपको फौरी तौर पे कोई आंसर ना आता हो, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट, और वुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये कि आप जो हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं भी सुना तो आप कम से कम ये महसूस नहीं होगा कि आप जो है ना अटेंटिव नहीं थे। आगे चलते हैं। डोंट टॉक टू मच, यानी ज्यादा बात ना करें। इसका मतलब क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए क्या नाम है जाते हैं, तो वहां पर जॉब की पोजीशन के लिहाज से, जैसा मैंने कहा, अपनी स्किल्स को आप मैच करते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जो कि उस जॉब से रिलेटेड है या जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए। उसके अलावा अगर आप कोई बात करने की कोशिश करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि उस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं होगा। लिहाजा सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करें जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है या जिसके बारे में आपको मालूम हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में मालूम ना हो तो उसमें आप सिंपली आई डोंट नो भी उसमें उनको बोल सकते हैं। लेकिन इसके बजाय, और ये ज्यादा सही बजाय इसके कि आप गलत इंफॉर्मेशन दें जिससे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। डोंट बी टू फेमिलियर, यानी इतने भी फेमिलियर ना हो कि आप एकदम इनफॉर्मल हो जाएं। याद रखिए, इंटरव्यू जो है वो एक प्रोफेशनल मीटिंग है, ये कोई पर्सनल मीटिंग नहीं है जिसमें आप जो है कोई भी लहजे में और किसी भी जगह कोई भी चीज आप कोई भी बात कर सकते हैं। आपको अपनी जो है पोजीशन से ओवरस्टेप नहीं होना। आप एक कैंडिडेट के तौर पे वहां गए हैं और आपको अपने आप को एक कैंडिडेट ही क्या में समझना चाहिए। लिहाजा आप, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस इंटरव्यू में जाएं तो आप जो है, आपके अंदर एक एनर्जी हो, एक एंथुसियाज्म हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी लाइन को क्रॉस ना करें। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था जब हम इंटरव्यू की डेफिनेशन देख रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इवैल्यूएशन होती है, तो आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपकी लैंग्वेज जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए और स्लैंग वर्ड्स इस्तेमाल ना करें जिसमें रेस, रिलीजन या पॉलिटिक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए। आंसर दी क्वेश्चंस, यानी आप हर क्वेश्चन का सवाल टैक्टफुली दें और पॉजिटिवली दें। और जब भी इंटरव्यू आपसे पूछे कि भाई आपने, फॉर एग्जांपल जिसे हम बिहेवियरल क्वेश्चन कहते हैं, कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई थी और आपने उसको कैसे हैंडल किया, तो आप जो है कोशिश करें कि उस वक्त हम स्टार अप्रोच को है अपनाएंगे, क्योंकि अगर आप उस वक्त कोई एग्जांपल नहीं दे सके उसको, तो फिर वहीं पे जो है इंटरव्यू के रिजेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये स्टार अप्रोच का मतलब क्या है जी, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आस्क क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो जब भी हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है क्वेश्चंस पूछने की, खुद आपसे बोलता है कि भाई आपका कोई क्वेश्चन है कि नहीं, और वहां पर अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो वहां पर आप जो है एक लिहाज से ये जाहिर होगा कि आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड ही नहीं। तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए इंटरव्यू के दौरान जब आपको एक मौका मिले, ताकि ये मालूम हो कि आपका एक तो इंटरव्यू में इंटरेस्ट है और दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि उनकी कंपनी में कौन सी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी कंपनी में कोई जो है एजुकेशनल कोई उसमें प्रमोशन स्कीम चल रही है, तो उसके बारे में आप अगर उनसे सवाल कर लें कि भाई फॉर एग्जांपल मैं फला जगह फला चीज करना चाहता हूं जॉब के साथ साथ, तो क्या मुझे अपॉर्चुनिटी अवेल मैं कर सकूंगा कि नहीं, क्योंकि आपकी मैंने ये बात जो है, मुझे ये बात मालूम हुई है कि आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि आपको मालूम है कि उनकी कंपनी में जो है ये चीज हो रही है। फिर हम आते हैं कि आस्किंग क्वेश्चंस जो है उसको आपको ये भी मालूम हो जाता है कि क्या ये सही जगह है आपके लिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहें कि हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, तो मतलब ये है कि आप जो है वहां पे जॉब करने के बारे में हो सकता है आप ना सोचें, लेकिन क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको मालूम होगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन उसी वक्त होते हैं जब आप लिसनिंग सही कर रहे हैं।
फिर आपको अपने आप को डेस्परेट जाहिर नहीं करना चाहिए, यानी आपके इंटरव्यू के दौरान ये जाहिर नहीं होनी चाहिए कि आप वहां उनको आपके जो है इश्तिहार नहीं आप बन जाए कि प्लीज हायर मी। इसका मतलब है कि आप जो हैं आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आप डेस्परेट हैं। आपको 3 C's फॉलो करने चाहिए। कौन से? कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्ट आपको करने चाहिए या कौन से क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो है इंटरव्यू करता है वो अबाउट यू। सबसे पहला सवाल ये हुआ कि अबाउट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसा कि मैंने कहा था कि आप टाइमिंग डिफरेंस होता है बिटवीन द टाइम यू सेंड द एप्लीकेशन एंड व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो लिहाजा उस दौरान जो अपडेट्स होती हैं वो आप अपनी सीवी के अंदर जो है ना उसको ना सिर्फ अपडेट करते हैं बल्कि वो आपसे ये मालूम कर सकता है कि आप खुद बताएं। फिर ये है कि आपसे ये पूछ सकता है कि आपने ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन में ही क्यों दाखिला लिया, क्यों चूज किया उसको। और अगर जो है आपको जो है क्या कोई एक्सपीरियंस है इससे रेलिवेंट, जो है आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको इस जॉब में हेल्प करने में, जो इस जॉब में इस जॉब करने में आपकी हेल्प करेगा। आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, जो हमने सेकंड स्लाइड के अंदर देखा था कि फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स, तो वो और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने उसको बताने। अबाउट द जॉब, इस जॉब के बारे में क्या चीज आपको इंटरेस्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं। ये बहुत अहम सवाल होता है। अगर ये जॉब फॉर एग्जांपल, क्या आप अब ये बात लाजमी नहीं कि आप वहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए तो आपको सिर्फ वही जॉब चाहिए, बल्कि क्या कोई और ऑप्शंस भी आपके जहन में है कि नहीं। और ये कि अपने आप की आप कहां देखते हैं आफ्टर 5 इयर्स। अगर आपको एचओडी बना दिया जाए तो आपकी कौन सी आपकी प्रायोरिटीज होंगी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी एजुकेशन पे आपका है, उस पे आपका क्या ओपिनियन है, या अगर हम रिसेंट लॉकडाउन देखें तो उसके क्या इम्पैक्ट है कॉमन मैन के ऊपर। तो बेसिकली ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये इंटरव्यू के दौरान आप एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। लिहाजा ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। सही है जी। तो मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टार अप्रोच। स्टार अप्रोच का मतलब क्या है? सबसे पहले सिचुएशन, जैसे मैंने कहा था कि कोई ऐसा सवाल हो जाए जिसके बारे में आपसे पूछा जाए कि जब ये सिचुएशन आई थी तो आपने क्या किया था। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन बतानी होगी, कौन सी सिचुएशन आपके सामने आई थी। आप ये बताएंगे कि क्या मसला हुआ था बेसिकली, फिर एक्शन क्या आपने लिया, और रिजल्ट के उस एक्शन की वजह से क्या रिजल्ट जो है वो सामने आया और आपने क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से। तो ये जो स्टार अप्रोच है ये बेसिकली उन क्वेश्चंस को आपको टैकल करने में मदद देगी जो किसी खास सिचुएशन के लिहाज से हो। ठीक है जी। ओके, फिर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके आंसर्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन ना हो तो आप क्लैरिफिकेशन जो है उनसे ले सकते हैं। आप अपने आंसर्स में एग्जांपल्स और एविडेंस एग्जांपल्स ला सकते हैं। आपके आंसर्स में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर कोई चीज आपको सही नहीं लगती तो आप उसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ये नहीं कि आप सिर्फ उसमें क्रिटिसिज्म करें और आपके पास कहने को कुछ ना हो। स्पेसिफिक आंसर्स होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था डोंट टॉक टू मच वाली जो बात है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब दुनिया के हर सवाल का जवाब आप एकदम जल्दी दें, बल्कि पहले उस क्वेश्चन को समझें और फिर उसका आंसर करें। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो मैंने कहा था ऑब्जर्व योर इंटरव्यूअर, ये सबसे अहम बात है। कहां भी आपको अंदाजा हो कि आपके आंसर्स ऐसा होने चाहिए जिससे आप खुद महसूस हो कि भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो गया। स्पीक क्लियरली, जो भी कह रहे हैं उससे क्लियरली बोलें, और इंथुजियाज्म होने चाहिए और स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पर। और
मौकों की तलाश में नहीं है कि कहां आपने क्या बोलना है और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उसको बताना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तो उसमें भी आप खुद भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, और हर इंटरव्यूअर जो है वो मौका देता है पोटेंशियल कैंडिडेट को कि वो क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चंस बिल्कुल उससे करे इंटरव्यू के बाद। अमूमन क्या क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उस कंपनी में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर हुआ है उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि फॉर एग्जाम्पल जिस जॉब से आपने स्टार्ट किया है वो जॉब के एंड में फॉर एग्जांपल आप किस पोजीशन में एंड होंगे। फिर कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी अभी अंडरटेक कर रही है, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनोग्राम क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, स्टाफ क्या वहां कैसा है, उनकी एजुकेशन वूमन कितनी है। इसके अलावा वो टॉपिक जो इंटरव्यू में रेज हुए उनके बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लेकिन सैलरीज, बेनिफिट्स या वेकेशन का आपने कभी भी डिस्कशन नहीं करना एट द जॉब इंटरव्यू। ये उस वक्त होगा जब आपको जॉब ऑफर होगी, नॉट एट द इंटरव्यू। ओके, होप जो है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ाते हैं बात को। नर्व्स, जाहिर है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हर कोई नर्वस होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपनी नर्व्स के ऊपर आप कैसे कितनी जल्दी काबू पाते हैं। ठीक है ना। और ये बात इंटरेस्टिंगली जो इंटरव्यूज हैं वो भी जानते हैं कि आप जो हैं नर्वस हैं, लेकिन एक्सेसिव नर्वसनेस अगर आप शो करते रहेंगे इंटरव्यू में तो इट विल वर्क अगेंस्ट यू। और ये चीज कैसे जाहिर होती है इंटरव्यू में कि जब आप बार बार बोलते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब है कि आप एक्सेसिवली नर्वस हैं। तो अपनी नर्वसनेस को आपने जो है लिमिट्स में रखना है इंटरव्यू के दौरान। और ये होगा कैसे, ही उस वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करके गए हो, उसी से आपकी नर्वसनेस जो है वो खत्म हो सकती है। इसका और कोई हल नहीं। ठीक है, ओके जी। फिर कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि वो अपने कैंडिडेट्स में देखना चाहते हैं। स्किल बेसिकली क्या है? स्किल बेसिकली एक एबिलिटी है टू यूज योर नॉलेज इफेक्टिवली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क या असाइनमेंट के अंदर जो आपकी एक एबिलिटी होती है जिसका आप इस्तेमाल करके उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। कौन कौन सी स्किल्स हैं ऐसी जो कि एम्प्लॉयर्स जो अपने कैंडिडेट्स में देखता है? सबसे पहले उसकी है सबसे पहले है टीम वर्क एबिलिटी। वेदर द कैंडिडेट इज अ गुड टीम प्लेयर, यानी क्या वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, वो टीम एज अ टीम अच्छा काम क्या उससे होता है कि नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी टास्क अचीव नहीं हो सकता। फिर है क्या में फिर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी हर लिहाज से उसकी जो है कोई एक्सट्रीम उसमें जो है कोई एक्सट्रीमली कोई ऐसी चीज ना हो जो कि पर्सनैलिटी खराब कर दे। जैसा कि ये बात पहले भी जिक्र हो चुका है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस, यानी मतलब क्या है कि वो अपने आप पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी और से हेल्प मांगे। इनिशिएटिव लेने वाला बंदा हो। अमूमन जो है हमारे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते। मतलब इसका कहने का ये कि जब भी कोई टास्क उनको दे दिया जाए तो वो बजाय इसके कि खुद उसको परफॉर्म करने के लिए उसको वॉलंटरीली अपने आप को आगे करें, वो दूसरों को आगे करते हैं कि भाई ये काम ये इससे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर इंथुसियाज्म होना चाहिए, कमिटमेंट और मोटिवेशन होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल राउंड इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस। तो ये वो तमाम स्किल्स हैं जो कि एक एम्प्लॉयर जो है अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स के अंदर देखता है। और
जो आपके अंदर होनी चाहिए और जो कि डिस्प्ले होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो कि इस बात की गारंटी होंगी कि आप इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप में होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी और स्किल में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि जहां पर आप, ये भी वही है कि एबिलिटी टू डू समथिंग एफिशिएंटली, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स विद नॉलेज एंड एबिलिटी। यानी इसके अंदर एक तो स्किल आ जाती है प्लस आपकी नॉलेज एंड एबिलिटी आ जाती है। इसलिए मतलब कॉम्पिटेंसी जो है वो आप एक तरह से अपने अंदर खुद के अंदर में डेवलप करते हैं, जबकि स्किल आपके अंदर इनहेरेंट होती है। और कॉम्पिटेंसी कैसे आती है? जब उसके अंदर आप अपनी नॉलेज को शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज एम्प्लॉयर आपके अंदर देखना चाहता है? साउंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आप में, अडेप्टेबिलिटी, यू मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। फिर इसमें आपका ये टीम वर्क आ जाता है। फिर ड्राइव फॉर रिजल्ट, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी एफर्ट जो आपकी हो वो रिजल्ट के अंदर वो ट्रांसलेट होनी चाहिए। फिर आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इनोवेशन के काम को जो है, आपको पता है एक स्पेसिफिक टास्क को कई उसके मेथड होते हैं करने के, तो आप कोई ऐसा मेथड आप लेकर आए जो कि बेसिकली नया हो, जो कि पहले ना हुआ। फिर ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप ना सिर्फ ये कि अपना ओपिनियन दें बल्कि दूसरों के ओपिनियन को भी सुने और उसको भी उतनी अहमियत दें। ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आप अपने अंदर आपको डेवलप करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहे। और ये सब आती हैं थ्रू सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आप अपनी जो है अपनी कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ ऐसी वर्कशॉप्स में भी जाएं जो आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताएं। वो सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर आनी चाहिए एज इन एडिशन टू द हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। तो अगर ये सब चीजें आप इन सब की वर्कशॉप्स करें, इनकी आपके पास जो है इनको आप जो है इन वर्कशॉप में जाएं, इनमें हिस्सा लें, इनमें पार्टिसिपेट करें, तो ये सब चीजें जो है आप में डेवलप होंगी और यहां से आपको बेसिकली नॉलेज मिलेगा जिससे ये कॉम्पिटेंसीज आपकी डेवलप होंगी। ठीक है जी, ओके। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बैड इंप्रेशन यानी क्या चीजें जो है आपके इंटरव्यू खराब कर सकती हैं। सबसे पहले पुअर पर्सनल अपीयरेंस। ये बात मैंने पहले भी जो हुई है कि पर्सनल अपीयरेंस इज अ मस्ट, बिकॉज पर्सनल अपीयरेंस फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। फिर है लैक ऑफ क्या में प्रिपरेशन, आप प्रैक्टिस ना करें, आप जॉब के बारे में रिसर्च ना करें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च ना करें। फिर आपकी नॉलेज ना हो उस जॉब के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आप जो है एग्जाम्पल्स ना दे, अपनी स्किल्स की एग्जाम्पल ना आप सामने दे सके। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, ये बात पहले हुई थी कि आप में इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म होना चाहिए। फिर नेगेटिव एटीट्यूड और इवेसिव आंसर्स, कि जहां पर कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस का आंसर ना दें। हर क्वेश्चन में आप आई डोंट नो नहीं कह सकते, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की। तो ये वो बेसिकली वो चीजें हैं जो आपकी इंप्रेशन, जिसमें कि आपकी इंप्रेशन बैड हो जाता है और आपका इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीजों को कोशिश करें कि ये ना हो। फिर हम आते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद भी जो है एक तरह से इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। मतलब क्या है कि आपने इंटरव्यू में क्लोज करने से पहले अपना एक लास्ट इंप्रेशन जो है वहां पे क्रिएट करना है। एक तो फर्स्ट इंप्रेशन था जो हमने कहा था, जब आप जो है ऑफिस में आते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, और जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू करने के, इंटरव्यू ओवर होने के बाद आप ऑफिस से जा रहे हैं तो एक सॉलिड इंप्रेशन होना चाहिए। वो इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है कि जब आपसे एक हैंडशेक, आप प्रॉपर्ली हैंडशेक करना चाहिए। ये बात जाहिर होनी चाहिए आपके उस इंप्रेशन से कि यू क्या नाम है वांट द जॉब। शेक हैंड करें उससे, उनको आप थैंक यू करें, बी पॉजिटिव।
जाहिर नहीं होना चाहिए कि अगर आपका इंटरव्यू खराब भी हुआ है तो आप कहेंगे अच्छा जी खुदा हाफिज, जी नहीं, बल्कि अभी भी इंटरव्यू आपका चल रहा है और ये चीज भी काउंट हो रही है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उससे इंटरव्यू का बिजनेस कार्ड मांग सकते हैं फॉर रेफरेंस। और बात याद रखें कि वो अभी तक आपको इवेल्युएट, अभी तक आपकी इवेल्यूएशन क्या नाम है वो क्या चल रही है, जब तक आप वहां से चले नहीं जाते। लिहाजा जब तक आप ऑफिस नहीं छोड़ के चले जाते, जब तक आप इंटरव्यू में ही हैं, तो क्लोजिंग द इंटरव्यू इज एज इंपॉर्टेंट एज स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। बल्कि बाज औकात तो क्लोजिंग बैड होने की वजह से आपकी रिलेशन हो जाती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट पूरा इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हुआ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में, जैसा कि हमने उसमें जिक्र किया था कि कौन कौन सी बेसिक टाइप्स हैं जो आपको खातूनी वीडियो में भी डिस्कस हुई थी। सबसे पहले जो चीज हुई थी, सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो है 1-to-1 इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर बेसिकली इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और उसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं। और जो कैंडिडेट है उसको अपनी स्किल्स जो हैं वो उसके सामने पर्सनली प्रेजेंट करनी होती। जैसा कि अभी तक हमने जिक्र किया, ज्यादातर जो है ये 1-to-1 इंटरव्यूज के अंदर अप्लाई होता है। फिर हमारे पास आजकल के दौर में जैसे जो है जब लॉकडाउन है तो ज्यादातर इंटरव्यूज अब ये टेलीफोन पर भी हो रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो चीज लाजमी होती है वो ये कि ये एक तरह से स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हैं, यानी जरूरी नहीं है कि दिस इज द फाइनल इंटरव्यू। अमूमन एक इनिशियल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को फॉर फर्दर 1-to-1 इंटरव्यू। इसके अंदर जो है लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखें जैसे आप 1-to-1 इंटरव्यू के रखते हैं, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। और ये बात उसके लिए लाजमी है कि आप कोई ऐसी जगह पे ये इंटरव्यू दें जो कि कंफर्टेबल हो, जहां दूसरे घर वाले या दूसरे लोग ना आए और जो एक खामोश जगह हो, ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आपके पास आपके रिज्यूमे की कॉपी और कंपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस वक्त, जिसको आप रेफर कर सकें बार बार। ठीक है जी। फिर आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए जिस पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए इंटरव्यू के दौरान। और सबसे अहम बात यह कि आप इंटरव्यू जो दें उसमें आप अपने बारे में ज्यादा यानी बताएं और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ठीक है जी, ओके। फिर ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज बेसिकली क्या है? ग्रुप इंटरव्यू के अंदर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं और उसके अंदर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बेसिकली आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और क्या आप इस काबिल हैं कि आप एक टीम या ग्रुप के अंदर काम कर सकें। तो ये वो मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो कि कंडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक जॉब इंटरव्यू का एग्जांपल मेरे पास है कि बेसिकली जॉब इंटरव्यू होता कैसे, जिसमें अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसके एक यूं समझे एक वो डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन इससे पहले जो है मैं एक चीज, ठीक है, ओवर टू यू मिस्टर बाबर। माजरत पार्टिसिपेंट से कि शायद नमाज का टाइम भी हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स बार बार कह भी रहे हैं हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह सेशन क्लोज भी करेंगे। जी, ये 5 मिनट्स में जो है ना, अगले 5 मिनट्स में इसके बाद एक स्लाइड और है, बल्कि मैं उस स्लाइड पहले शो कर देता हूँ, फिर हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हम वीडियो जो है तो थोड़ा उसमें कर लेते हैं और बेसिकली अब हम समरी लेके आते हैं कि आज जो कुछ हमने देखा इस वर्कशॉप में उसको हम एक तरह से रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी वो ये कि अपने बारे में आपको मालूम होना चाहिए और कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। आपकी रिसर्च होनी चाहिए कंपनी के बारे में और जॉब के बारे में, और अपने आप को आप रिव्यू करेंगे कि वेदर यू आर फिट फॉर द कंपनी एंड द जॉब और नॉट। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि सक्सेस ऑफ द इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू सेल योरसेल्फ, यानी आपके जो है की सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं।
और आप क्या इस काबिल हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। फिर इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म होना चाहिए आपके इंटरव्यू में। और हमेशा याद रखें कि आप सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आपका मेन मकसद है, आपका एक मेन मकसद है अपना लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना। लिहाजा वैसे ही आपकी पेशन होनी चाहिए। ज़्यादातर कैंडिडेट्स हमारे शॉर्ट टर्म जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके ज़ेरे उनको जो है ये बात या वो इस बात पे गौर नहीं करते कि क्या आपने बेसिकली जिस जॉब आपको अभी चाहिए, आप लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जिससे आप इंटरव्यू में वो इंथुसियाज्म आपका नहीं आता। फिर इवेलुएट द इंटरव्यू, खुद भी आप इवेलुएट करें एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू कि ये इंटरव्यू आपके लिहाज से सही था कि नहीं। एनालाइज करें कि क्या ये सब कुछ मैंने एकदम सही किया, या मैंने कुछ ऐसी चीज जो मैं कुछ ऐसी चीजें मुझसे मिस तो नहीं हो रही, या मैं इंटरव्यू के दौरान किसी चीज को भूल तो नहीं गया। क्योंकि यही चीजें आगे जाके आपको हेल्प आउट क्या नाम है करेगी। क्योंकि रिमेंबर करें कि एक जॉब इंटरव्यू इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बल्कि ये इंटरव्यू एक ऑन गोइंग क्या प्रोसेस है। लिहाजा हर इंटरव्यू के बाद एनालिसिस इज अ मस्ट, सेल्फ एनालिसिस इज अ मस्ट, ताकि हर इंटरव्यू के अंदर आपकी जो लर्निंग कर्व है वो बढ़ती जाए और आपकी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आती जाए। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस बात को याद रखें कि सारे इंटरव्यूज का मतलब नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। लिहाजा अगर इंटरव्यू में सक्सेसफुल ना हो तो अपना हिम्मत मत हारें, बल्कि प्रैक्टिस करते रहें। ये सब चीजें जो अभी हमने आज देखी इनको रिपीट करें, इनको करते रहें उस वक्त तक जब तक आप सक्सेसफुल ना हो। ठीक है जी, शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की वर्कशॉप से आपको फायदा हुआ होगा। अब हम जो है बाबर के पास चलते हैं। तो वो जो हमने जो स्लाइड आखिरी थी इसमें हमने कहा था एक शॉर्ट वीडियो है जो कि इन तमाम चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है इंटरव्यू को। वो अब हम बाबर से रिक्वेस्ट होगी कि वो उसको चलाएं। थैंक यू। Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm good. Hi Sarah, I'm Marcia Boardman. We spoke on the phone. Oh yes, I remember. I was having a bad day. And this is Philip Hart, our CEO. Hello. Hello, it's very nice to meet you both. Says on your CV that you do voluntary work. Well, when I have time, yes. I do work at a centre for children with difficulties. That must be very interesting. It's rewarding and challenging. Sarah, can you tell us a little bit about your current position? I'm Assistant Sales Director for a chain of language schools. So this post will be quite a change then. I don't think so, honestly, because the skills are the same despite the product. Why are you thinking of moving on? Well, I've come as far as I can in my current position, I feel, and I'm 28 now and would love to take on some more responsibility. Okay, let's move on to managing people. Can you give us an example when you had to deal with a particularly difficult managee? Well, yes, I had two people working for me who didn't get along at all. They had no shared values, different temperaments, and used to argue a lot. It looked like it was impossible for them to work together. So I sat down with them and we talked about their differences and their problems, and after that things went much more smoothly. How would you deal with a rapidly changing and uncertain global market? Oh, that's actually something I wanted to talk about in my presentation, but I'd say to stay flexible and to diversify markets and sales strategies. It says in your CV you speak French and Spanish. Yes, I do. I lived in both France and Spain for a while. Any plans to learn other languages? I'd love to try. Okay, can you tell us about a time you had to close a particularly challenging deal? Well, the biggest contract I won and the thing I'm most proud of professionally was with a large university in India to provide language training. The contract was full of technicalities and the client was very picky, but I still pulled it off. Okay, do you have any questions for us? Yes, about your ethical policy and your carbon footprint. I was wondering whether you are planning to reduce your carbon footprint
and whether all your products are ethically sourced? That's a very good question, and that's something we're moving towards at the moment. Okay, well, let's move on to the presentation. थैंक यू तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने हमारे साथ टाइम गुजारा। तकरीबन 15 से 20 मिनट का हमारा सेशन लेंथी भी हो गया, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। स्पेशली हम फैसल मकसूद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि फैसल मकसूद साहब ने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आज का हमारा सेशन बेहतरीन बनाया, हमारे पार्टिसिपेंट्स को नॉलेज डिलीवर किया। और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें फेसबुक पे सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे थे, वहाँ कमेंट्स कुछ लोगों के आ रहे थे और क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं। बाकी अगर किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन मज़ीद हो तो वो क्वेश्चन हम ले सकते हैं ज़रूर। आप सोशल मीडिया के कमेंट्स के सेक्शन में दीजिए, इंशाल्लाह हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम्स के लिए 360 सोशलाइज या 360 डिजिटलाइज के प्लेटफॉर्म को विज़िट करते रहिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। कल हमारा एक सेशन और है सेम इसी टाइम पे 3 बजे से 4:30 तक की ड्यूरेशन के दौरान उनके जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं IBA के एक मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं और एक बहुत ही एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं। वो आपको ई बिज़नेस, ऑनलाइन बिजनेस इस वक्त गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर एक जो है नया एनवायरनमेंट आया, स्पेशली कोविड-19 के बाद, कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव हो। तो उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो हेल्प आउट हो सकेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।